संस्कृत व्याकरण जो टॉपिक ले रहे हैं उस टॉपिक में जो चीज पढ़ रहे हैं वह संधि पढ़ रहे हैं। और संधि में हमने पिछले वीडियो में हमने देखा संधि हम पढ़ रहे हैं, स्वर संधि हमने पढ़ ली थी। स्वर संधि के हमने पूरे 7 भेद पढ़ा दिए थे। स्वर संधि का दीर्घ भेद था, गुण था, वृद्धि था, वो हमने 7 भेद पूरे कर लिए। फिर उसके बाद हमने संधि प्रारंभ की, व्यंजन स्वर संधि, व्यंजन संधि प्रारंभ की, स्वर के बाद व्यंजन आई, व्यंजन के बाद विसर्ग आएगी, तो हमने व्यंजन संधि पढ़ी। और व्यंजन संधि के हमने भेद 2 पढ़ लिए हैं, इष्टुत्व संधि और इष्टोत्तर संधि, इष्टु और इष्टोत्तर दोनों पढ़ लिए हैं। अब जैसे संधि का नाम व्यंजन संधि है तो हमने व्यंजन संधि की परिभाषा पढ़ी। पहले संधि की परिभाषा थी कि 2 वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो नया शब्द बनता है, जो विकार उत्पन्न होता है, वह संधि कहलाती है। 2 वर्णों के मिलने से, 2 वर्णों के आपस में मिलने से जो नया शब्द बनता है, जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, वह कहलाती है संधि। अब हमने स्वर संधि की परिभाषा पढ़ी थी कि स्वर के बाद स्वर आने पर जो परिवर्तन होगा और जो परिवर्तन होने पर जो नई चीज आएगी वो भी स्वर होगा। 2 स्वरों के मिलने पर जो परिवर्तन से जो विकार उत्पन्न होगा वो विकार भी किस रूप में होगा? स्वर के रूप में होगा। तो वो संधि कौन सी थी? स्वर संधि। वह संधि कौन सी थी? स्वर संधि थी। तो हमने संधि के भेद पढ़े गुण। तो गुण किसी शब्दों का मिलने पर गुण हो जाना, किन्हीं 2 शब्दों के मिलने पर गुण हो जाना, वो गुण संधि थी। वृद्धि हो जाना, वृद्धि संधि थी। अकय सवर्ण दीर्घ है, जहां दीर्घ हो जाना वो दीर्घ संधि थी। तो प्रत्येक संधि के जो अंत में जो नाम आता है संधि वही होनी है। हमने इष्टुत्व संधि पढ़ी तो इच्छु हो जाना, इच्छु में हमने पढ़ा था कौन सा टकु है, विसर्गीय नाम कंठ है। तो जो इसमें जो स बन रहा था, जो स बन रहा था और जो चैवर बन रहा था वो किसके स्थान? स्तु के स्थान पर बन रहा था। जो स के स्थान पर, दंती स के स्थान पर और तवर के स्थान पर स और च बन रहा था। तो ये संधि कौन थी? इष्टुत्व। तो जो इच्छु के भाव, जिसके अंदर इच्छु के भाव उत्पन्न होते हैं वो संधि कौन सी थी? इच्छु संधि थी। जिस संधि में गुण के भाव उत्पन्न होते हैं वह गुण संधि थी। जहां पर वृद्धि के भाव उत्पन्न होते थे वो वृद्धि संधि थी। और जहां पर इष्टु, यहाँ पर जब हमने इष्टुत्व संधि पढ़ी तो उसमें पहले इस्तो था, इस्तो है, इष्टु नाम इष्टु है। तो इस्तो का मतलब हो गया यहाँ पर दंती स और तैवर्ग। तो दंती स और तैवर्ग के संपर्क में कौन आया था? इष्टु आया था। कौन सा आया था? खटकोण वाला स आया था और तैवर्ग आया था। इन दोनों जो इसके संपर्क में आए, दोनों आपस में संपर्क में आए, जो नया परिवर्तन हुआ था वो इष्टु हुआ था, जिसमें खटकोण का स था और तैवर्ग था। तो ये जब इष्टु बना तो जिस संधि के अंदर इष्टु के भाव उत्पन्न हुए थे, जहां पर 2 वर्णों के मिलने पर इष्टु आ रहा था वो इष्टुत्व संधि थी। तो व्यंजन संधि के 2 भेद ये हो चुके थे। आज हम व्यंजन संधि का तीसरा भेद पढ़ेंगे। और तीसरा भेद कौन सा है? अनुस्वार व्यंजन संधि। संधि का तीसरा भेद कौन सा पढ़ेंगे? बाद इसका हम भेद पढ़ेंगे अनुस्वार व्यंजन संधि। क्या पढ़ेंगे इसका? अनुस्वार व्यंजन संधि। अब देखिए इस व्यंजन संधि की परिभाषा क्या हुई? हमने स्वर संधि की परिभाषा पढ़ी थी कि 2 स्वरों के मिलने पर नया परिवर्तन होना स्वर संधि कहलाती थी। तो व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होगी? व्यंजन संधि की परिभाषा होगी कि पहला जो वर्ण है, पूर्व जो वर्ण है वो तो व्यंजन होना ही चाहिए। उसमें ये नहीं हो सकता है, होना ही चाहिए। व्यंजन होगा, अर्धमात्रिक होगा। और जो पर वर्ण है, जो आगे का वर्ण है, जो धन के बाद वाला वर्ण है, वह स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। तो इस प्रकार जो 2 वर्ण मिलेंगे तो जो परिवर्तन होगा वो व्यंजन संधि होगी। संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी। और व्यंजन संधि का हम भेद कौन सा पढ़ रहे हैं? व्यंजन संधि का हम भेद पढ़ रहे हैं यहाँ पर अनुस्वार व्यंजन संधि। कौन सा भेद पढ़ रहे हैं?
अनुस्वार व्यंजन संधि का भेद पढ़ रहे हैं। तो अनुस्वार व्यंजन संधि की पहले सूत्र देंगे। अनुस्वार व्यंजन संधि का सूत्र क्या होगा? तो देखिए अनुस्वार व्यंजन संधि का सूत्र लिखते हैं पहले। तो अनुस्वार व्यंजन संधि का सूत्र होगा मो अनुस्वार है। मो अनुस्वार है। ध्यान से देखिए अनुस्वार संधि का सूत्र क्या होगा? मो अनुस्वार है। इस मो अनुस्वार का हम अलग अलग विच्छेद करेंगे तब हमें अपने आप समझ में आएगा कि मो अनुस्वार चीज क्या है। हमने अकैस वर्णे दीर्घ पढ़ा, हमने आद गुणे पढ़ा, हमने वृद्धि रिचि पढ़ा, हमने ऐ आदि पढ़ा। तो जहां पर वो हो रहे थे स्वर चल रहा था, अब मो अनुस्वार के अंदर व्यंजन कैसे हो रहा है, ये व्यंजन संधि का भेद कैसे बन रहा है। तो हमने इसके टुकड़े कर लिए। तो हमने इसके टुकड़े कर दिए। यहाँ पर तो क्या रहा है, यहाँ आ रहा मह और यहाँ पर कौन आ रहा है, अनुस्वार। जब हमने मो अनुस्वार के टुकड़े किए तो पहला कौन आ गया, मह, और यहाँ कौन आ गया, अनुस्वार। अब मह में कौन सी विभक्ति है, यहाँ पर मह में जो विभक्ति है वो षष्ठी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, षष्ठी। के स्थान पर, षष्ठी का मतलब क्या हो गया, के स्थान पर। तो मैं के स्थान पर, तो मैं कौन सा यहाँ पर, मैं यहाँ पर है हलंत। कौन सा है, मैं हलंत में है। तो हलंत में के स्थान पर अब अनुस्वार में कौन सी विभक्ति है, अनुस्वार में कौन सी विभक्ति है, अनुस्वार के अंदर विभक्ति है प्रथम। तो जहां पर सूत्र के अंदर प्रथमा विभक्ति होती है, जहां पर सूत्र में कौन सी विभक्ति होती है, जहां पर सूत्र में प्रथमा विभक्ति होती है संधि वही बनती है। अकह सवर्णे दीर्घ है, तो प्रथमा विभक्ति कहां थी, दीर्घ है। संधि कौन सी बन रही थी, दीर्घ है। आद गुण है, आद गुण के अंदर प्रथमा विभक्ति कहां लगी हुई है, आद गुण सूत्र में प्रथमा विभक्ति लगी हुई थी, गुण में लगी हुई थी। तो संधि कौन सी थी, गुण थी। इसी प्रकार हमने पढ़ा स्तो है, इश्चुना, इश्चु है। तो इश्चु में कौन सी विभक्ति थी, प्रथमा। स्तो में कौन सी थी, स्तो में षष्ठी थी, इश्चुना में तृतीय थी, और इश्चु में प्रथमा। तो कौन सी विभक्ति बनी, कौन सी बनी, संधि कौन सी बनी, इश्चु। तो सूत्र में जहां पर प्रथमा विभक्ति होती है संधि वही बनती है। तो यहाँ पर सूत्र में प्रथमा विभक्ति किसमें है, सूत्र में प्रथमा विभक्ति अनुस्वार में है। सूत्र में प्रथमा विभक्ति कहाँ है, अनुस्वार में है। तो मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाना ही, मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाना ही संधि कौन सी होगी, मो अनुस्वार। अब मैं कौन सा होगा, हलंत। और पदांत ध्यान रखना, मैं कौन सा होगा, पदांत का मैं हो गया पर, और कौन सा होगा, हल। तो इसकी परिभाषा में एक बार बता देता हूं कि पदांत में का अनुस्वार हो जाना ही, पदांत में का अनुस्वार होगा जब पद में व्यंजन होगा। देखो इस संधि कौन सी है, अनुस्वार संधि है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, मैं के स्थान पर क्या हो जाना, अनुस्वार हो जाना। मैं के स्थान पर क्या हो जाना, अनुस्वार हो जाना। बस ये इसकी परिभाषा है। मैं के स्थान, मैं देखना कौन सा है, हम मैं देखें इसको लिखेंगे, मैं कौन सा है, पदांत। पद के अंत में पद पूरा होना चाहिए, उस पद का अर्थ लिखना चाहिए, पद सार्थक होना चाहिए। तो पद के अंत में कौन आएगा, मैं कैसा आएगा, हलंत, अर्धमात्रिक में होगा। और ध्यान रखना है पदांत का मैं होगा जिसका अर्थ निकले, जो पद है शुद्धिगंतम पदम, उसके अनुसार जो पद होगा वो मैं होगा, हलंत वाला मैं। के स्थान पर अनुस्वार हो जाना, तो मैं यहां से गायब होगा, मैं स्थानीय वर्ण होगा। मैं क्या होगा, स्थानीय वर्ण होगा। तो जो आएगा वो आदेश वर्ण होगा। तो इस मैं के स्थान पर जो संधि होगी वो संधि कौन सी, अनुस्वार हो जाना। देखो मैं का क्या हो जाना, अनुस्वार। आदेश कौन हो रहा है, अनुस्वार आदेश हो रहा है। जब मैं यहां से गायब होगा तो मैं के स्थान पर जो आएगा वो कौन होगा, अनुस्वार। और संधि कौन सी होगी, अनुस्वार संधि। ये इसकी परिभाषा हो चुकी है। मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाना ही मो अनुस्वार संधि कहलाती है। मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाना ही मो अनुस्वार संधि कहलाती है। बहुत ही सिंपल संधि है और व्यंजन संधि का सबसे सरल भेद है। और लगभग ये हमें संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है उसकी हर लाइन में, हर चैप्टर में नहीं बल्कि हर लाइन में हमें संधि लगभग मिल जाती है। तो मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाना ही मो अनुस्वार संधि है। आप इसके बारे में पूछ सकते हैं
इसमें डाउट वाली बात नहीं है और पूछने में कोई शर्म भी नहीं करनी है। हम यहाँ कुछ भी पूछ सकते हैं लेकिन इसका उत्तर आपको सार्थक मिलेगा। समझ रहे आप? हम एक तरह से मान लीजिए आप एक रोगी हैं और जब तक रोगी व्यक्ति अपने डॉक्टर से सही सलाह नहीं लेगा तब तो उसका रोग समाप्त नहीं होने वाला है। इसलिए रोगी को ठीक होने के लिए डॉक्टर को कुछ न कुछ पूछना होगा। तो ये मान के चलिए यहाँ पर जो डॉक्टर का काम हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप पहले पूछिए, हम आपको बिल्कुल सही सलाह देंगे। अब देखिए कई बार डॉक्टर या मरीज जब डॉक्टर के बात ही आ गई तो मैं एक बात बता देता हूँ आपको। एक मरीज है वो डॉक्टर के पास चला गया, इसके अंदर हम प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हम इसके अंदर जो संधि बनाते हैं एक प्रयोग करते हैं प्लस, इसे बोलते हैं धन। तो डॉक्टर के पास मरीज चला गया और जाकर के मरीज ने पूछा कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपका जो चिन्ह है वो आपने प्लस क्यों लगा रखा है? भाई हम देखते हैं आपके चिकित्सक के बाहर देखते हैं, आपकी गाड़ी पे देखते हैं, आपके घर पे देखते हैं, एक ही चीज बड़ी होती है ये प्लस, ये धन, ये धन का चिन्ह क्यों बढ़ता है? तो साहब वहां पर था कोई आप जैसा विद्यार्थी, होनहार, प्रतिभाशाली, गूढ़ रहस्य वाला, उसने तुरंत कह दिया अरे मूर्ख, अरे पागल, तुझे ये पता नहीं है कि डॉक्टर के घर पे, डॉक्टर की दुकान पे, डॉक्टर की गाड़ी पर धन क्यों होता है? क्योंकि डॉक्टर रात दिन काम करता है और क्या प्राप्त करता है? धन। क्या प्राप्त करता है? धन। वो रात दिन काम करता है, धन प्राप्त करता है, इसलिए जो चिन्ह लगा उसके पास में वो किसका है? धन का। ये कोई प्रश्न कुछ नहीं है, इसको हम बोलते हैं धन, संस्कृत में इसको धन बोलते हैं, जोड़ने वाला। तो डॉक्टर को धन से, डॉक्टर को पैसे से, डॉक्टर प्लस पैसा कौन जोड़ रहा है? ये धन जोड़ रहा है। तो ये धन का चिन्ह है, ये धन आमद का चिन्ह है। लेकिन तुरंत वहां पर खड़ा एक दूसरा विद्यार्थी क्या बोल देता है, करे तूने उत्तर गलत बता दिया। भाई इसका मतलब ये नहीं होता है, इस डॉक्टर का, इसका जो चिन्ह का मतलब क्या होता है? इस चिन्ह का मतलब होता है पहले हम लगाते हैं ये, अब प्लस का चिन्ह बनाते हैं तो ये चिन्ह है पहली लाइन, ये पहली होगी कि इसका मतलब होता है कि मरीज, जो मरीज है वो डॉक्टर के पास कैसा जाएगा? ऐसा खड़ा खड़ा जाएगा। अधिकतर डॉक्टरों के पास जो झोले छाप डॉक्टर है उनकी बता रहा हूं मैं, तो जो मरीज है कैसा जाएगा? देखो खड़ा खड़ा जा रहा है, और जब वापस निकलेगा तो मरीज कैसा निकलेगा? ऐसा निकलेगा, लेट के निकलेगा, मतलब उसकी हो चुकी, उसकी हो चुकी। और डॉक्टर साहब बोल चुके आई एम सॉरी, डॉक्टर साहब क्या बोल चुके? आई एम सॉरी। तब मरीज खड़ा आएगा, लेटा हुआ जाएगा, इसलिए डॉक्टर साहब नीचे लगा जाएगा, कोई भरोसा मत करना, मेरा चिन्ह पहले से यही है। इसको समझो, इसको समझो। तो ये चीज होगी। और तो और साहब वो डॉक्टर कई प्रकार के होते हैं, आपने आज तक डॉक्टर देखे होंगे, मरीज को वेंटिलेटर में लेटाएंगे, उसका ऑपरेशन करेंगे तो कम से कम मरीज सीधा लेटेगा। मरीज किसी लेटेगा? सीधा लेटेगा मरीज। लेकिन एक डॉक्टर तो इतना खतरनाक था, उसने मरीज को उल्टा लेटाया। मरीज को कैसे लेटाया? उल्टा लेटाया, और खुद उस चेयर के नीचे घुस रहा है और उल्टे मरीज की नीचे घुस करके उसका ऑपरेशन कर रहा है पेट का। पेट का ऑपरेशन करना, मरीज को सीधा लेटाना चाहिए, आराम से खड़े होकर उसको ऑपरेशन करना चाहिए, पेट की चीर फाड़ करनी चाहिए। वो डॉक्टर खतरनाक है, उसका तो मामला बड़ा गड़बड़ है। वो क्या कर दिया? मरीज को उल्टा लेटा रहा है और खुद चेयर के नीचे घुस रहा है और नीचे घुस करके ऊपर से उसका ऑपरेशन कर रहा है। ताजुब है। जब पूछा गया डॉक्टर साहब ये आप उल्टा काम कैसे कर रहे हो, तब किसी ने बताया कि डॉक्टर साहब जब डॉक्टर के पहले गाड़ियों की सर्विस करते थे, गाड़ी के इंजन का काम करते थे, तो उनकी बस वही आदत पड़ गई, नीचे घुस करके की आदत पड़ गई, इसलिए साहब डॉक्टर साहब नीचे घुस करके काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं, हम वापस संधि पे आते हैं। संधि हमारी यही चल रही है कि मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाने का। देखिए मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाना, लेकिन अनुस्वार कब होगा? जब आगे व्यंजन होगा, जब आगे व्यंजन होगा। इसकी लाइन लिख सकते हैं हम कि मैं के बाद, मैं के बाद मैं का अनुस्वार तभी होगा। मैं के बाद जब संधि करेंगे तो मैं का अनुस्वार तभी होगा जब पर में व्यंजन होगा। जब पर में क्या होगा? व्यंजन होगा। तो इधर व्यंजन होगा तब मैं का क्या बनेगा? अनुस्वार बनेगा। उधर अगर व्यंजन नहीं होगा तो मैं का अनुस्वार नहीं बनेगा। तो अगर व्यंजन नहीं होगा तो फिर कौन होगा? स्वर होगा। पर में कुछ तो होना जरूरी है। व्यंजन जब व्यंजन नहीं होगा इसका मतलब कुछ नहीं होगा। पर पद में कुछ तो आना चाहिए, या तो आएगा व्यंजन और या उधर क्या आएगा? स्वर आएगा। तो उधर हम व्यंजन मान लेते हैं, अगर व्यंजन आएगा तो मैं
यहाँ पर मैं का स्थान छोड़ेगा और अनुस्वार बन जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर व्यंजन नहीं होगा तो फिर मैं नीचे रहेगा, मैं का रहेगा नीचे रहेगा और स्वर के साथ संपर्क करेगा, क्योंकि जो व्यंजन होता है वो वामतः गति जाकर के स्वर के अंदर मिलता है, वो स्वर व्यंजन को अपना जैसा रूप दे देता है, अपना जैसा रूप दे देता है। तो देखिए हम इसकी करते हैं। मैं के बाद स्वर अगर व्यंजन होगा तो मैं का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। हम इसका देखते हैं, इसको आराम से देख लीजिए पहले आप। अब इसको हम समझते हैं कि मैं के स्थान पर अनुस्वार कैसे होगा। तो देखिए संधि बिल्कुल ही सिंपल है और बहुत ही सरल संधि है। व्यंजन संधि का सबसे सरल भेद है और सबसे सिंपल संधि है ये। देखिए हम संधि करते हैं। इसकी हमने लिखा है यहाँ पर सत्यम धन वदति। हमने क्या लिखा है भाई, सत्यम धन वदति। हमारा धन ये दूसरी चीज है, हमारा जो धन है हम लोग जोड़ने वाला है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस वर्ग के अंदर जो वह है, इस वर्ग के अंदर वह आता है, वह के आधे के बाद में क्या आ गया, तो व्यंजन वर्ण हो गया। तो व्यंजन वर्ण होने पर मैं का क्या हो जाना है, अनुस्वार हो जाना है, क्योंकि मैं जाकर कहाँ मिलेगा, इस व्यंजन में मिलेगा। न कि मैं मिलेगा न में, पहले व्यंजन आ गया तो मैं मिलेगा व्यंजन में, और जब वर्ग में व्यंजन आ गया तो मैं का अनुस्वार हो जाना है, व्यंजन संधि कहलाती है। तो हमने इसको कर दिया था सत्यम धन वदति। सत्यम धन क्या कर दिया, वदति, और संधि क्या बन चुकी है यहाँ पर, ये संधि बन चुकी है। ये संधि बन चुकी है। यहाँ पर विच्छेद को प्लस लगा देंगे, बीच में धन लगाएंगे तो विच्छेद हो जाएगा। लेकिन मैं लगाने के बाद हम संधि ऊपर लगा दिया तो मैं का अनुस्वार हो गया। आगे जब हम संधि पढ़ते हैं वो पढ़ते एक स्वर की स्वर संधि का भेद देख लेते हैं। जो स्वर की आगे स्वर आ रहा है, पर में क्या आ रहा है, स्वर। तो पर में स्वर के लिए हमने जलम धन एव, इसका उदाहरण लेते हैं हम, जलम धन एव। अब जलम के अंदर ये परवर्ण है और पर में कौन आ गया, स्वर आ गया। जब पर में स्वर आता है, पर वर्ण में स्वर आता है, तब ये व्यंजन रहेगा और स्वर रहेगा। इसका अनुस्वार अब नहीं बनेगा, क्योंकि शर्त थी, इस संधि की शर्त थी कि पदांत मैं के बाद व्यंजन वर्ण आने पर मैं का अनुस्वार हो जाना। पदांत मैं के बाद व्यंजन वर्ण आने पर मैं का क्या हो जाना, अनुस्वार हो जाना। संधि कौन सी थी, अनुस्वार संधि थी। तो जय की जगह जय, ले की जगह ले। हम संधि करने में इसका ये भी कर सकते हैं, जलम एव। ये संधि बिल्कुल सही है, गलत नहीं है संधि, लेकिन ये संधि यहाँ पर ऐच्छिक है। यह प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल सही है, लेकिन हमें बोर्ड की दृष्टि से भी देखना है। बोर्ड में इस संधि को सही नहीं माना जाएगा, तो बोर्ड की दृष्टि से हमें क्या करना है, जय लय। मैं जाएगा कहाँ, ए के पास, अक्षर वामतः गति, अक्षर वामतः गति के अनुसार आगे की तरफ गति करेगा। और ए का जो प्रकार है, ए का जो आकार है, वो ए आकार किसको देगा, मैं को। तो मैं कैसा हो जाएगा, ए जैसा। जैसी संगति करेंगे वैसा गुण निश्चित आना जरूरी है इसमें। तो मैं में गुण किसका आएगा, ए का आएगा। संधि कौन सी बनेगी, जलमयु। संधि कौन सी बनेगी, जलमयु। तो ये इस जो संधि थी अनुस्वार संधि, ये व्यंजन संधि का सबसे सिंपल भेद था, सबसे सरल भेद। और कह सकते हैं कि तीनों संधियों में सबसे सरल संधि आनी थी, ये अनुस्वार संधि है। तो इस प्रकार ये संधि है आपकी समझ में लगभग आपके आ जानी चाहिए। कोशिश पूरी की गई समझने की, और फिर भी अगर कोई चीज है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। नमस्कार मित्रों, नमस्कार।